नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मतलब हमारा दूसरा नया टॉपिक। इससे पहले जो हमने मॉडल 1 मॉडल 2 ईओक्यू के मॉडल 1 और मॉडल 2 पढ़ लिया है, ठीक है। तो यदि आपने वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप वो पहले दोनों मॉडल रेफ़र करें, ठीक है। और इन्वेंट्री के जो बेसिक्स हैं वो भी पहले डिस्कस करें, ठीक है, मतलब पढ़ें, उसके बाद इस मॉडल को समझें, ठीक है। तो ये मॉडल थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं, बड़े आसानी से अपन इसको समझ लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो क्या करते हैं हम इसमें हमारा जो मॉडल नंबर 3 है, इस मॉडल का नाम क्या है? प्रोडक्शन आर बिल्टअप मॉडल, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्शन या बिल्टअप मॉडल का मतलब क्या है? तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर जो कॉस्ट या क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सेटअप कॉस्ट लगेगा वो इन हाउस की बात कर रहा है। मतलब हम साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली कंज्यूम भी कर रहे हैं, मतलब दोनों काम एक साथ में चल रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप उसको यूज़ भी कर रहे हो और प्रोड्यूस भी कर रहे हो, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। मतलब आप उसको या तो आप कोई प्रोड्यूस कर रहे हो और उसकी डिमांड की बात कर रहे हैं। मतलब मान लो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, कि भाई मुझे इतनी, मान लो 1000 कोई बॉटल्स का यदि आपका कंपनी है तो आप बॉटल इतनी 1000 बॉटल रोज़ की बना रहे हो, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन रेट हो गया। अब डिमांड रेट हो सकता है उससे थोड़ा सा कम हो या उससे हो सकता है ज़्यादा हो। यदि ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि डिमांड रेट तो ऑब्वियस है, हमको उससे प्रोडक्शन रेट ज़्यादा ही रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा ही प्रोड्यूस करेंगे तभी तो हम पूर्ति कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बस वही बात समझ रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये पहले हम जो ग्राफ है इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ये ग्राफ यदि आपको समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कि आपको ये पूरा का पूरा जो मॉडल है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एज़ यूजुअल हमने क्या किया कि हमारे वाई एक्सिस पर क्या होता है? क्वांटिटी। अभी तक भी वहाँ पर भी क्वांटिटी आ रहा था, मतलब हम यहाँ क्या क्या शो कर रहे हैं? इन्वेंट्री लेवल, मतलब कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोड्यूस की बात करेंगे मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर क्या होता है? एज यूजुअल टाइम आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो लेट्स से कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा जो क्वांटिटी है, मतलब मैं जो मेरी कंपनी है वो मैक्सिमम इतने क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस करती है? क्यू क्वांटिटी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग में तो क्या होगा? जीरो होगा। मतलब मैं पर डे की यदि बात करूँ तो पर डे में क्या, मतलब आज स्टार्ट हुआ यदि तो जीरो प्रोडक्शन, तो धीरे 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 प्रोडक्शन कहाँ रीच कर जाएगा? इस मैक्सिमम क्वांटिटी पे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब उसी के साथ साथ जैसे जैसे प्रोड्यूस हो रहा है वैसे वैसे मेरा क्या है? डिमांड भी है। मतलब हो सकता है आपने कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे तो उसके डिस्पैचिंग भी साथ में हो रही है, ठीक है, मतलब वो बाल बिक भी रहा है साथ में, ठीक है ना। तो ये रियल लाइफ सीधी सी प्रॉब्लम हो गई कि भाई मतलब आप प्रोड्यूस भी करते जा रहे हो, उसको सप्लाई भी करते जा रहे हो। तो ये कैपिटल पी जो है वो आप, सॉरी, स्मॉल पी जो है वो आपका प्रोडक्शन रेट है, ठीक है। और स्मॉल डी जो है वो आपका डिमांड रेट है। डिमांड रेट अब वो पर डे भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा या हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, पर वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम पर डे या पर मंथ की ही बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये ईयरली में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि क्यू तो मैक्सिमम बन सकता है। मैक्सिमम इन द सेंस कि यदि केवल प्रोडक्शन ही करता रहूँ तो मैं इतनी क्वांटिटी बना सकता हूँ, लेकिन क्या हो रहा है? प्रोडक्शन भी हो रहा है और डिमांड भी हो रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पर कुछ क्वांटिटी क्या होगा? इस क्यू से कम आएगा, क्योंकि आप वहाँ तक रीच ही नहीं कर पाए। मान लो आपने 1000, आपका जो आज का टारगेट था कि भाई आपको 1000 कंपोनेंट बनाने थे, ठीक है, लेकिन आपने 1000 कंपोनेंट बना तो दिए, लेकिन उसमें से हो सकता है कि 700 कंपोनेंट क्या हो गए? सेल भी हो गए। तो जो ये बीच का जो मार्जिन है वो बीच का मार्जिन ही मतलब मैक्सिमम हमारा इन्वेंट्री लेवल होगा कि भाई उतने की तो आपको इन्वेंट्री करना है, बाकी तो आपका सेल हो गया माल, ठीक है। तो ये जो क्यू एम है वो क्या हो गया? आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री। तो ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि भाई ये क्या है? रोज़ आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ डिमांड भी तो है, मतलब आप सेल भी तो कर रहे हो, ठीक है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये शो कर रहा है, ठीक है। तो बाय दिस डायग्राम हम ये समझा सकते हैं, मतलब ये समझ में आ रहा है हमको कि हमारा जो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी, ठीक है, क्यू रेफर्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी से कम होगा,
ठीक है। तो क्यू एम क्या हो गया, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, ठीक है। तो मैं प्रोड्यूस करते गया करते गया करते गया करते गया, कहाँ तक, बोले मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल तक मैंने प्रोड्यूस किया, उसके बाद स्टॉप कर दिया। देन अगेन फिर डिमांड तो चल ही रही है, तो कंटिन्यूसली ये डिमांड रेट कहाँ पर पहुँच गया, 0 पे। अगेन इस लेवल पर पहुँचने के बाद मैं अगेन क्या करने लग गया, प्रोड्यूस करने लग गया, देन अगेन डिमांड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो जिस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो टाइम क्या कहला रहा है, हमारा प्रोडक्शन टाइम। तो यहाँ पर जो ये टीपी लिखा है वो टीपी टाइम, कौन सा टाइम कहला रहा है, आपका प्रोडक्शन टाइम। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टी टाइम है, ये टी टाइम कौन सा टाइम हो गया कि भाई इस स्टार्टिंग से लेके, मतलब आप पहले जहाँ पर थे वापस वहीं पहुँच गए, तो वो क्या कहलाता है, साइकिल टाइम। तो ये कैपिटल टी जो है वो आपका साइकिल टाइम कहलाता है, ठीक है। तो ये डिमांड रेट के लिए जो टाइम बचेगा वो कितना होगा, कैपिटल टी माइनस टीपी, ठीक है। इफ़ आई एज्यूम कि जो मेरा रीऑर्डर लेवल है कहीं पर यहाँ लाई करता है, मतलब ये वाली जो लाइन है ये मेरी रीऑर्डर वाली लाइन है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये जहाँ पर इस डिमांड रेट की लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये टाइम मेरा क्या कहलाता है, लीड टाइम, या इसी टाइम को मैं क्या बोलता हूँ, सेटअप टाइम। या सेटअप टाइम ना बोलते हुए आप सेटअप टाइम कब बोलते हैं, जब आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को सेटअप टाइम कब बोलते हो, जब इन हाउस प्रोडक्शन की बात होती है, इन हाउस ऑर्डरिंग की बात होती है, ठीक है। ये मैंने जब टर्म्स समझाई थी तब ये चीज़ क्लियर की थी आपको कि सेटअप टाइम, सेटअप कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। लेट्स से एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि भाई हमने कैपिटल पी, मान लो मैं 100 यूनिट पर डे क्या करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, डिमांड रेट मेरा 20 यूनिट पर डे का है, तो पी माइनस डी मेरा एक्चुअल में यूनिट पर डे प्रोड्यूस हो गया। मतलब ये मैक्सिमम के लिए मैं यूज़ जो करूँगा वो क्या यूज़ करूँगा, पी माइनस डी यूज़ करूँगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल पी माइनस डी के लिए यूज़ होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब टी पी मेरा क्या हो गया, प्रोडक्शन टाइम है। तो ये मेरे यदि क्यू बोलता हूँ तो मैंने कितनी यूनिट प्रोड्यूस करना है, मुझे 100। तो एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, और एक 20 डेज़ में कितनी हो जाएगी, तो 20 इंटू 100 मतलब 2000 यूनिट हो जाएगी। तो क्यू एम कितना हो जाएगा, देखो अब उसी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई क्यू एम कितना हो जाएगा आपका। तो क्यू एम कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 400 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1600 यूनिट। अब यदि मैं लीड टाइम यदि यहाँ पर कितना बोलता हूँ, 5 डेज़ है, कि मेरा लीड टाइम यहाँ पर कितना है, 5 डेज़ है। मतलब ऑर्डर देने का जो टाइम है वो कितना है, 5 डेज़। तो 80 इंटू 5, यहाँ पर इसने लिखा नहीं है, 80 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरा, 400। तो 2000 माइनस 400, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कितनी यूनिट्स हो गई मेरी, 1600 यूनिट। मतलब 1600 यूनिट के लिए ही मुझे इन्वेंट्री कॉस्ट लगेगा, बाकी की यूनिट्स के लिए मुझे इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं लगेगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इसलिए मैंने इस डायग्राम पर इतना फोकस एलॉबरेट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। दिस सिमिलर टू द फर्स्ट मॉडल, मतलब जैसा फर्स्ट मॉडल था वैसा ही यह मॉडल है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हो रहा था, एक मैक्सिमम फिर जीरो, मतलब पहले क्या हो रहा था, मैक्सिमम से जीरो, फिर सीधा फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, इस तरह से ही आ रहा था ना। तो ये यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो ये मॉडल जैसा वो था वैसा यहाँ पर भी है। डिफरेंस इज द इन्वेंट्री बिल्डअप इज़ ग्रेजुअल रेदर देन इंस्टेंट। वहाँ पर बिल्टअप मॉडल जो क्रिएट हो रहा था, मतलब प्रोडक्शन जो बन रहा था, ठीक है, वो कैसा, एकदम इंस्टेंटली बन रहा था। लेकिन यहाँ पर कैसा है, ग्रेजुअली। यहाँ पर आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हो ना। वन इन्वेंट्री लेवल साइकिल टाइम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, प्रोडक्शन टाइम एंड टी माइनस टीपी टाइम्स, ठीक है। तो 2 टाइम में मैंने इसको क्या कर दिया, टोटल टाइम को डिवाइड कर दिया। तो टीपी टाइम क्या कहलाता है, प्रोडक्शन टाइम। इट इज द टाइम in this period the production and inventory increases with constant rate p minus d unit, ठीक है। इस टाइम में क्या हो रहा था, प्रोडक्शन और इन्वेंट्री दोनों ही बढ़ रहे थे, किससे, कांस्टेंट रेट से। और वो कांस्टेंट रेट कितना है, p माइनस डी यूनिट। इसी के तरह से यदि हम कैपिटल टी माइनस टीपी की बात करें तो इस पीरियड में केवल क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था क्या, नहीं। तो इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन कंजप्शन हो रहा था, हाँ। ओनली कंजप्शन एंड इन्वेंट्री इज कंज्यूम, ठीक है। तो केवल कंजप्शन और इन्वेंट्री कंज्यूम हो रहा था, ठीक है।
विथ अ कांस्टेंट रेट, जिस कांस्टेंट रेट से वो कंज्यूम हो रहा था उस कांस्टेंट रेट को हमने क्या बोला था, स्मॉल डी यूनिट टाइम, ठीक है, मतलब कितने यूनिट वो लेगा। चलिए, तो अब इसी के मैं कुछ नोटेशंस जो यूज़ करूँगा, तो स्मॉल पी मैंने किस लिए यूज़ किया, प्रोडक्शन या बिल्टअप, बिल्टअप मतलब वही प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके कुछ एक सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो बिल्टअप रेट कहलाता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन में यदि बिल्टअप रेट भी दिया है मतलब वो क्या दिया है, पी दिया है। स्मॉल डी रेफर्स फॉर डिमांड और कंजप्शन रेट, टी पी क्या है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या साइकिल टाइम। तो क्यू कितना हो जाएगा भैया, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की, स्मॉल पी मतलब प्रोडक्शन रेट इनटू टी पी, तो मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू आ जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई आपका एक 30 मिनट में एक कंपोनेंट बनता है, ठीक है, तो 24 आवर्स में कितने कंपोनेंट बनेंगे, तो वो आपका प्रोडक्शन इन्वेंट्री आ गया कि भाई इतनी इन्वेंट्री मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, ऐसा ही निकलेगा ना कि भाई 30 मिनट में एक, तो 24 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 48, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, तो टी पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन पी। इसी तरह से मैं मैन्युफैक्चरिंग भी निकाल सकता हूँ, तो क्यू एम इक्वल्स टू टी पी इंटू पी माइनस डी। अब ये कैसे आया, यदि आप इससे पहले डायग्राम को समझो तो देखो, ये क्यू एम की बात कर रहा है कि क्यू एम निकालना है मुझे, तो क्यू एम के लिए जो मेरा रेट है वो क्या है, पी माइनस डी रेट है, इसलिए मैंने पी माइनस डी यूज़ किया है, किसके साथ, क्यू एम के साथ, ठीक है। तो क्यू एम इक्वल्स टू टी पी पी माइनस डी। अब एक चीज़ और है, तो टी पी की वैल्यू मैं ऑलरेडी पुट कर ही चुका हूँ कि ये है मेरे पास क्यू अपॉन पी, इसकी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रखी, तो क्यू अपॉन पी हो जाएगा, तो पी माइनस डी अपॉन पी, ये मेरा क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री, मतलब सॉरी मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मतलब इतनी मेरे पास इन हैंड इन्वेंट्री बचेगी या इतनी इन्वेंट्री मेरे पास हर समय रहेगी। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट किस पर लगता है, जितनी क्वांटिटी होगी, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। चलिए, तो बस उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सेटअप कॉस्ट निकालने के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ सेटअप, मतलब जैसे हम नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करते थे तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेटअप बोलेंगे इनटू कॉस्ट पर सेटअप, तो COD अपॉन क्यू होता है एज यूजल। इसी तरह से होल्डिंग कॉस्ट क्या आता है अपना, होल्डिंग कॉस्ट क्या आता है, क्यू एवरेज इंटू CH। अब यहाँ पर एक कैच है, क्या कैच है कि आपको क्यू एवरेज नहीं पता, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम तो पता है पर ये क्या है, ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, इसलिए क्यू एवरेज आप Q/2 तो रख नहीं सकते, तो उसकी जगह आप क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं, देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैं ये जो ट्राइंगल है मैंने कहीं पर ये क्यू एवरेज की एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, जो कि मुझे निकालना है, तो क्यू एवरेज इनटू कितने टाइम में आएगा, टी टाइम में, ठीक है। मैंने यहाँ से टी से एक ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पर कहीं एक क्यू एवरेज एज्यूम कर लिया है क्योंकि यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के क्या होगा, इक्वल, ठीक है, क्योंकि मैं क्यू एवरेज इनटू टाइम ही तो कर रहा हूँ, और इधर भी जब मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तब भी यहाँ पर भी क्या करूँगा, क्यू एम मैक्सिमम इंटू टी, मतलब यहाँ पर टाइम हाफ हो गया मेरा, तो एवरेज ही निकल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये वाला रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, इसके इक्वल कौन से ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को रखा है, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल को, समझ गए आप। तो क्यू एवरेज इंटू टी, तो वही बेस इंटू हाइट, मतलब ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो है इसमें हाइट कितना है कि ये हाइट है आपका, और बेस कितना है, टी है आपका, तो 1/2 टी इंटू क्यू एम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो ये टी से टी क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, क्यू एवरेज कितना आ गया, क्यू एम अपॉन 2। तो क्यू एम की वैल्यू तो अपन पहले ही पता है अपने को, तो क्यू एम कितना था, क्यू इंटू पी माइनस डी अपॉन पी, तो केवल उसमें क्या आ गया, हाफ आ गया। तो क्यू एवरेज कितना आ गया, Q अपॉन 2 इंटू CH P माइनस डी अपॉन पी। ये होल्डिंग कॉस्ट में यहाँ पर ऊपर फार्मूले में पुट कर दिया। होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या था, Q एवरेज इंटू CH, तो Q एवरेज तो ये निकाल लिया आपने, Q अपॉन 2 P माइनस डी अपॉन पी, इसमें उस फार्मूले में उठाकर होल्ड रखा, तो आपका क्या मिल गया, होल्डिंग कॉस्ट। अब आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, होल्डिंग कॉस्ट भी है, तो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये आ गया आपका। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में हमको यदि मिक्स ऑप्टिमम क्वांटिटी मतलब EOQ निकालना है, तो क्या करते हैं हम, उसका विथ रिस्पेक्ट टू Q डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब इस पूरी इक्वेशन का आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट,
कि हमको क्वांटिटी निकालना है, इसलिए क्यू के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इन्वेंट्री कॉस्ट को, ये जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है इसका क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और उसको मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या पुट करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो COD अपॉन क्यू, तो क्यू का अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्यू है तो वो क्यू का तो 1 ही हो जाएगा। तो इस वाली टर्म के लिए तो पॉजिटिव होगा, इस वाली टर्म के लिए नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर वही आया, तो -D अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू CO इक्वल्स टू CH अपॉन 2 P माइनस D अपॉन P। इस नेगेटिव वाले को उधर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यू स्टार स्क्वायर को दूसरी तरफ, बाकी सारी टर्म एक तरफ, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से जो ये टर्म आएगा ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है, यही मिलेगा आपको, नो डाउट, ठीक है। तो क्यू स्टार इक्वल्स टू मतलब यू क्यू कितना मिलेगा प्रोडक्शन बिल्टअप मॉडल के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ COD अपॉन CH। अब इसको COD याद इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि आपको याद रहे, COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको COD से बोलता हूँ। तो ट्वाइस ऑफ COD अपॉन CH, P अपॉन P माइनस D। P स्मॉल p क्या है मेरा, प्रोडक्शन रेट, स्मॉल d क्या है मेरा, डिमांड रेट। बाकी सारी टर्म्स तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, तो क्यू स्टार मिल गया। तो यहाँ पर जो ये क्यू स्टार है, दोनों का मैंने क्यू अलग अलग कर दिया। तो ये तो एज यूजुअल मुझे याद ही है कि मेरा ये क्यू स्टार फर्स्ट वाले मॉडल में भी आया था, ठीक है ना, फर्स्ट वाले मॉडल में भी यही निकाला था ना अपन ने। तो ये वाला तो एज यूजुअल मेरा क्यू स्टार ही निकल रहा है, लेकिन अलग चीज़ क्या आई, स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन P माइनस D। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फैक्टर, जो कि ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आप ये याद रखो कि ये हमेशा हमेशा क्या मिलना चाहिए आपको, 1 से ज़्यादा। अब ऑब्वियस है, यदि 1 से कम आएगा तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, और उसको मतलब इमेजनरी फॉर्म में आ जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्वांटिटी को हम कैसे इमेजनरी फॉर्म में मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमेशा और हमेशा प्रोडक्शन फैक्टर क्या होगा, 1 से ज़्यादा आएगा। तो P अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P माइनस D को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर, ये तो बोल ही दिया हमने। अब यदि इसमें P से डिवाइड करता है ऊपर नीचे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन D अपॉन P। यदि प्रोडक्शन मेरा इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, तो प्रोडक्शन यदि इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, प्रोडक्शन फैक्टर क्या मिलेगा आपको, 1, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उस केस में क्या आ जाएगा, आपका जो EOQ मिलेगा, मतलब वो जो आपका स्टार्टिंग वाला EOQ था वो मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाला मतलब मॉडल 1 बन जाएगा ये, ठीक है। मतलब वहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब सेटअप कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट बात एक ही है, ठीक है। तो सेटअप कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट कब कहाँ इक्वल हो जाता था, उस फर्स्ट वाले मॉडल में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर यदि हम इसकी क्यू स्टार की वैल्यू उठा के टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, TIC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ COD अपॉन CH इंटू P माइनस D अपॉन P। यहाँ पर उल्टा होता है, क्योंकि हमको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को क्या करना है, कम से कम रखना है ना, ठीक है ना, ऑलवेज एज कम्पेयर टू फर्स्ट EOQ मॉडल। तो ये कम आता है एज कम्पेयर टू कौन से मॉडल के कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले मॉडल कंपैरिजन में। चलिए, तो आई थिंक ये आपको पूरा मॉडल समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये पूरा मॉडल आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी डाउट है तो आप मेरे से वापस बोलें, मैं वापस इस वीडियो को और एक्सप्लेन कर दूंगा और समझा दूंगा और बेटर वे में, या और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।